हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन एंड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इन केस मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि एक कॉलोनी के अंदर 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो वेजिटेरियन है और 40% पॉपुलेशन ऐसी है जो नॉन वेजिटेरियन है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि हमने 6% सेलेक्ट करे और हम चाहते हैं कि 3% उसमें से वेजिटेरियन आ जाए, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 6 में से 3 हमें वेजिटेरियन मिलना चाहिए। अब वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 60% यानी कि 3/5, और वेजिटेरियन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 40% यानी ये हो जाएगा 2/5। अब 6 में से 3 वेजिटेरियन है तो सपोज करिए 6 में से कौन से हैं ये हमें चूज करना पड़ेगा, A B C D E और F। मान लो ये ABC वेजिटेरियन है तो यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी 3/5, मेरे को 3 जगह लेना पड़ेगी और नॉन वेजिटेरियन ये 3 हो गए तो ये 2/5 मुझे 3 जगह लेना होगा। इज दैट क्लियर। अब क्या ये ज़रूरी है कि यही वाले 3 में ले लूँ ABC? हो सकता है ये एक ये ले लें, एक ये ले लें और एक ये बंदा ले लें और बाकी 3 जगह 2/5 ले लें। इज दैट क्लियर। तो अल्टीमेटली आप कोई सा भी केस बनाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ये मिलेगी, 3/5 विल कम 3 टाइम्स एंड 2/5 विल कम 3 टाइम्स। तो ये हमको मिलता है प्रोबेबिलिटी का एक केस, ये वाला। इस केस का भी यही आंसर होगा। तो ऐसे जितने केस बनेंगे उतना टाइम्स मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो सपोज करिए 6 में से 3 मेरे को चाहिए वेजिटेरियन, तो 6C3 मेरे केसेस बनेंगे और वेजिटेरियन होने की प्रोबेबिलिटी ये 3/5 पावर 3 आ जाएगा और 2/5 पावर 3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आप ये सोचो कि यदि 6 में से 4 वेजिटेरियन का पूछा होता तो ये 3/5 4 बार आता तो ये 4 यहाँ आ जाता और ये 2/5 पावर 2 आ जाता, क्योंकि 6 में से 4 गए तो 2 नॉन वेजिटेरियन के केस बनते। 6 में से 5 वेजिटेरियन का बोला होता तो 6C5 3/5 पावर 5 एंड 4/5 पावर 1। इज दैट क्लियर। तो देखो आप गाइज, यहाँ पर 6 और यहाँ 5 है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा 1, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 - 5। 6 और 4 का डिफरेंस यहाँ आ रहा 2, तो कहना इसे 6 - 4, और ये 6 और 3 का डिफरेंस आ रहा 3, तो कहना इसे 6 - 3। तो इन सबको देख के एक फार्मूला ही हम लोग बना लेते हैं, NC P पावर X Q पावर N - X, प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेस। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बन गया। एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, उसका आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज करिए हमने एक डाइस को टॉस करा 6 टाइम्स और हमें चाहिए 5। कितनी डाइस पर 5 चाहिए? ऑन 2 डाइस, 2 डाइस पर हमको 5 चाहिए। अब ये एग्जैक्टली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन गया। 6 डाइस को टॉस करा तो n कितना हो गया हमारा 6, और हमें 2 डाइस पर चाहिए सक्सेस 5। सक्सेस कौन है? कमिंग 5। तो यानी हमारा x हो जाएगा 2 और प्रोबेबिलिटी 5 आने की 1/6 हो जाएगी किसी डाइस पर और नहीं आने की 5/6 हो जाएगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। फार्मूला क्या था? Px = NCx P⁴x Q⁴ n - x। तो P2 = बनेगा 6C2 1/6 पावर 2 और 5/6 पावर 6 - 2 मेरा बनेगा 4। तो ये आ जाएगा P2 = 6C2 को सॉल्व करेंगे तो 6/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, 2 3 जा 5 3 जा, ये 15 बना और ये 1/36 बन गया, 1/6 का स्क्वायर, 5 का पावर 4 हो जाएगा 625। 5 × 5 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 6 पावर 4 हो जाएगा 1296। थोड़ी सी अच्छी यदि प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप चाहें तो आप इसे और मल्टीप्लाई कर लें या कैलसी से सॉल्व कर लें, इसको इससे डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लाएं, चलेगा। पॉइंट में भी आंसर आना ही चाहिए क्योंकि 1 से कम होती है प्रोबेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से समझ सकते हैं।
कुछ मेन फार्मूले, मीन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है n इंटू पी। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट एन पी क्यू। एक होता है गाइज वेरिएंस, उस वेरिएंस का फार्मूला होता है एन पी क्यू, यानी कि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब इनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी बता देता हूँ। सपोज क्वेश्चन में दिया है कि मीन है 3 और वेरिएंस है 3/2, ठीक है। तो आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मीन कितना है 3, अब मीन का फार्मूला क्या है एन पी, तो लिखो एन पी इक्वल टू 3। वेरिएंस है 3/2, तो वेरिएंस का फार्मूला है एन पी क्यू, तो ये एन पी क्यू मेरा हो गया 3/2, ठीक है गाइस। अब एन पी की जगह 3 लिखता हूं मैं, तो ये 3q इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसल, तो q आ गया 1/2, और q 1/2 है तो p भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि p और q का टोटल 1 होता है। सक्सेस और अनसक्सेस दोनों का प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। अब p का वैल्यू 1/2 यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा n इंटू 1/2 इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू आ जाएगा 6। नंबर ऑफ ट्रायल पता चल गया, p पता चल गया, q पता चल गया, और 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तब तो डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, p4 इक्वल टू n कितना आया 6 या 6c4, p कितना आया 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 6 माइनस 4 2। तो ये 6c4 को सॉल्व करेंगे, ये किसके इक्वल होगा 6c2 के, 6 माइनस 4। इतना तो आता होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 1/2 पावर 6। 6c2 को सॉल्व करेंगे तो 6/2 इंटू 5/1, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 इंटू 1/64, तो फाइनली बना 15/64। दैट इज माई आंसर। तो इस तरह से अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसका समझ लीजिए। 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, और नंबर ऑफ ट्रायल है 6, तो बताओ p कितना होगा। ये क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब 9 इंटू 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और n 6 है, तो ये हो जाएगा 6c4 p पावर 4 q पावर 6 माइनस 4 2, और 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6c2 p की पावर 2 q की पावर 6 माइनस 2 बनेगा 4। तो ये 6c4 से 6c2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6c4 इक्वल ही होता है 6c2 के। तो 9p पावर 4 q पावर 2 इक्वल टू बचा p स्क्वायर q पावर 4, ठीक है गाइस। p स्क्वायर से p पावर 4 का 2 कैंसिल होकर 2 बचेगा, q स्क्वायर से ये 2 बचेगा, तो फाइनली बचा 9p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। उसमें भी दोनों तरफ का रूट लगा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा 3p इक्वल टू q। और मैं एक चीज जानता हूं कि q का मतलब होता है 1 माइनस p, क्योंकि p और q दोनों का टोटल होता है 1, तो q को लिखा 1 माइनस p, और ये माइनस p को लेफ्ट में ले लें तो 4p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू बना 1/4। तो ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। इसी तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। P0 इक्वल टू 0.0819 और P1 दिया है 0.2457 और n दे रखा है क्वेश्चन में 6, तो फिर से P का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिलेंगे आपको, और सीए फाउंडेशन के एग्जाम में भी बहुत आते रहते हैं। अब P0 दे रखा है 0.0819 और P1 दे रखा है 0.2457। अब n6 है तो P0 क्या हो जाएगा 6c0 P की पावर 0, P तो हमें पता ही नहीं तो P को P रहने दो, Q का पावर 6 0.0819 और 6c1 P1 का मतलब हो जाएगा 6c1 P की पावर 1 Q की पावर 5 0.2457। रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 डिवाइड करेंगे रिजल्ट नंबर 1 से। 6c1 p की पावर 1 q की पावर 5, 6c0 p की पावर 0 q की पावर 6, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। एनीथिंग पावर 0 1 होता है तो इसका टेंशन लेना नहीं, 6c0 1 होता है इसका टेंशन लेना नहीं। q पावर 5 से ये 6 मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा ही क्या आप 6c1 6 बचा, p बचा, डिवाइडेड बाई q इक्वल टू 3, 6p इक्वल टू 3q, q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से ये कैंसिल होगा तो 2p इक्वल टू q, और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब तो ये 2p इक्वल टू 1 माइनस p, q को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस p, ये माइनस p इधर आएगा तो 3p इक्वल टू 1, तो p का वैल्यू आ गया 1/3। तो ये बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब मैं बात करूंगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की।
इससे डरिएगा नहीं, है ना। आफ्टर द नेम ऑफ द इन्वेंटर, है ना, उनका सरनेम पॉइजन था तो उससे इसका नाम रखा गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अदरवाइज इसमें जहरीला जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर इवेंट्स या तो रेयर होती है या कैजुअल होती है। जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बल्ब फ्यूज हो गया, है ना, जो विदाउट इंटीमेशन चीज़ें हो जाती है ना, वो वाले केसेस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। किसी बंदे का कॉल आ गया, है ना, कोई बंदा का ऊपर वाले का कॉल आ गया, वो निपट ही गया, तो ये सारी चीज़ें जो सडन होती है विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन, तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एम इंटू एम की पावर एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एक्स। मीन, एम का मतलब हो जाएगा मीन, ठीक है, और एक्स का मतलब हो जाएगा मेरा सक्सेस, और ई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.72 अप्रोक्सीमेटली। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक रोड के ऊपर एवरेज एक्सीडेंट होते हैं 3, एवरेज 3 एक्सीडेंट होते हैं किसी रोड पे। आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एक्सीडेंट। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि 2 एक्सीडेंट हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एक्सीडेंट। अब सबसे पहले तो पहचान में कैसे आएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है? एक्सीडेंट वर्ड से समझ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अपन फार्मूला लगाते हैं पी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब हमें 2 एक्सीडेंट चाहिए, प्रोबेबिलिटी 2 एक्सीडेंट की चाहिए, तो एक्स 2 हो गया। ई की पावर माइनस एम, एम का मतलब एवरेज कितने एक्सीडेंट होते हैं? 3, क्वेश्चन में दिया थी ये 3, फिर एम की जगह 3 पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब ई का पावर -3, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दे देंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर आपने दिया क्यों नहीं? सॉरी बेटा, दे देता हूँ। ई का पावर -3 होता है 0.04979, ठीक है ना। इसे आप डायरेक्ट यूज़ करें जब आपको दे दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04979 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2। बस इसके बाद तो आपके एलसी चला ही लेना, मैं भी चलाऊंगा तो भी वही करूंगा, आप भी चलाएंगे तो भी वही करेंगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। और क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो वो क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एवरेज 1 कॉल आता है पर मिनट। हर मिनट में एवरेज 1 कॉल आता है किसी कंपनी में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 कॉल। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ज्यादा से ज्यादा 2 कॉल आ जाएं। तो कॉल आना अगेन रेयर और कैजुअल इवेंट में आता है, जिसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन के साथ में ये भी दे देता हूं, ई पावर -1 इक्वल टू 0.36788, है ना। ये मेरी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो ही गई है, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा, तो मैंने बता दिया आपको वैल्यू। वैल्यू भी हमको याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है तो। अदरवाइज कोई टेंशन लेने का नहीं है, क्वेश्चन के साथ में ये वैल्यू दे देंगे, और इस वैल्यू को देख के भी समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है, राइट। अब फार्मूला पी एक्स इक्वल टू ई की पावर -m इंटू एम की पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x। अब उन्होंने पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल आए, एट मोस्ट, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर, 2 कॉल ज़्यादा से ज़्यादा आए, मतलब 2 कॉल आए तो चलेगा, 1 कॉल आए तो चलेगा, 2 या 2 से कम, और 1 भी नहीं आए तो भी चलेगा। मतलब हमको ये तीनों का टोटल करना फाइनली। अब P2 क्या होगा? ई की पावर -m, m कितना है 1, m की पावर 2 फैक्टोरियल 2, e की पावर -1, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, e की पावर -1, 1 की पावर 0 फैक्टोरियल 0। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? e की पावर -1, तो e की पावर -1 को अपन कॉमन ले लेते हैं। तो e की पावर -1 को यदि मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को अंदर क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब e की पावर -1.36788 क्वेश्चन में ही दे रखा मैंने। 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये 1 हो गया, 1 अपॉन 1, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 पावर 0 भी 1 होता है, तो ये भी फाइनली 1 हो गया। तो 0.36788 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1 2 प्लस ये आधा यानी 2.5 हो गया। तो
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.36788 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये मेरे को मिलेगा 9.19 आ रहा है, मतलब समथिंग कहीं मैंने गलती करी है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 0.36788 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इक्वल टू 0.9195। यस गाइस, नाउ इट इज करेक्ट। तो ये मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल आने की ये प्रोबेबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी बात हो गई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगता है और इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहां लगाते हैं जब कंटिन्यूअस केसेस होते हैं, वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है, जहां पर फ्रैक्शन में भी वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, जैसे वेजेस, जैसे हाइट, जैसे इनकम। इस तरह के सिचुएशंस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। नॉर्मल कर्व ऐसा होता है ना। एक मतलब बहुत ज़्यादा डीप में आप नहीं भी जाएं तो मोटा मोटा आइडिया मैंने दे दिया। मतलब जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों बराबर होते हैं। ये कर्व माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है और ये एरिया 0.5 होता है, इधर का भी 0.5 होता है, यानी कि टोटल कर्व का एरिया कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। परसेंटेज में बोलोगे तो ये 100% हो गया, ये मेरा 50% हो गया और ये मेरा 50% हो गया। तो इसका बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं बस वो समझना है। ठीक है गाइस, देखिएगा। अब एक क्वेश्चन दिया एग्जाम, मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ए फैक्ट्री mean wages is 500 with standard deviation 50. Find the area of workers with wages between 450 and 600। अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो नॉर्मल कर्व बना लो। ठीक है, मीन कितना दे रखा? वेजेस 500, तो यहां पर म्यू इक्वल टू 500 ऐसा लिख लिया करो। और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 50। अब आपको एरिया ऑफ वर्कर पूछा जिनका वेजेस 450 और 600 के बीच में। अब 450 इस 500 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना, तो लेफ्ट में कहीं पे भी लिख दो चलेगा, x इक्वल टू 450 ऐसा करके। और 600 इससे ज़्यादा है तो राइट साइड में लिखेंगे, ध्यान रखना, कहीं भी लिख दो x इक्वल टू 600। इज दैट क्लियर? आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ वर्कर जिनका वेजेज इन दोनों के बीच में है। अब वो कौन सा एरिया चाहिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार अच्छे से शेड करके। ये एरिया चाहिए, ये पूरा। ठीक है, अब इस एरिया को कैसे फाइंड करना वो उसका एक मेथड होता है जो मैं बता रहा हूं। आपको पहले z निकालना पड़ेगा। z क्या होता है वो भी समझा देता हूं। ये z चाहिए, ये z चाहिए, तभी एरिया आएगा। और z निकालने का फार्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब इस जगह का z निकालेंगे तो x कितना है? 450। म्यू दे रखा है 500, सिग्मा दे रखा है 50, -1 आ गया। देखो आप, तो ये z हो गया मेरा -1। और इस जगह का z निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 600 माइनस 500 अपॉन 50, तो ये मेरा z आ गया 2। ठीक है, अब आपको 2 का एरिया क्वेश्चन में दे देंगे आपको। 2 का एरिया मतलब सेंटर में z को 0 मानते हैं, याद रखना। z इक्वल टू 0 से लगा करके z इक्वल टू 2 का एरिया, मतलब ये एरिया कौन सा वाला? ये वाला पूरा। तो ये एरिया आपको क्वेश्चन में दे देंगे। z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2 का एरिया होता है 0.4772। तो मैं इस जगह लिख लेता हूँ 0.4772, ये इधर का एरिया हो गया। और z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू -1, माइनस मतलब लेफ्ट का, बाकी माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना, माइनस से कुछ करना भी नहीं है। मतलब एक तरह से z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 का एरिया ही चाहिए, 0.3413 होता है। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे देंगे। इसकी एक टेबल भी रहती है नॉर्मल कर्व की, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.3413। ठीक है ना, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो आपको एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
अब आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 0.4772 और 0.3413, दोनों का टोटल करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 11 7 और 4 11, 1 4 5 और 3 8, 0.8185, 0.8185, ये मेरा कंप्लीट एरिया हो गया, ये आंसर आ गया। परसेंटेज में चाहिए तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देना, 81.85%। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। एक तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, और एक ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। पूरे कर्व का एरिया हम कितना अज्यूम करके चलते हैं, 1 अज्यूम करके चलते हैं। सिमेट्रिकल कर्व होता है, जैसा लेफ्ट में होता है वैसा ही एरिया राइट में होता है, ठीक है ना। और ये कर्व असमटोटिक होता है, ASYMPTOTIC। असमटोटिक कर्व किसको बोलते हैं, जो बेस लाइन को टच नहीं करता, आगे तक कंटिन्यू भी होता चला जाएगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो ये हमारा तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एक आइडिया आपको दे दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।